गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं साथियों? जय श्री राम। नमस्कार। आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर प्रिंस राज आपके सामने हाजिर हूँ और काफ़ी समय बाद। आकाश जी, आवाज़ आ पा रही है मेरी? जी नमस्कार। आवाज़ आ रही है मेरी? क्योंकि काफ़ी समय बाद आ रहा हूँ, थोड़ा मेरे को चेक ज़रूर करना। आपको आवाज़ आ रही है? हेलो अरुण बेटा, कैसे हो? आवाज़ आ रही है? लाइट प्रॉपर है? थोड़ा प्लीज़ चेक करके बताइए। नमस्कार गौरव जी। हेलो लक्ष्य जी। नमस्ते बेटा लक्ष्य, बहुत दिनों से आप दिखाई नहीं दे रहे। लक्ष्य, आप हमें कहाँ हो? सोच रहा हूँ आपको आज लाइव। जी जी गौरव जी नमस्कार, कैसे हैं? सब बढ़िया। और बहुत समय बाद आज हम लाइव आ रहे हैं। पहले सोचा कि बहुत लोग लाइव कर रहे हैं, बहुत लोग लाइव कर रहे हैं, तो कभी कभी लगता है कि क्या भेड़ चाल सी चल रही है, तो इसलिए मन किया जी। सब लाइट ठीक है? आकाश जी लाइट, प्लीज़ लाइट बताइए, लाइट ठीक है? अरे नहीं नहीं, शरण में नहीं, आप तो ईश्वर की, हम सब ईश्वर की शरण में हैं। और बहुत अच्छा लगता है लक्ष्य को देखकर हमें। जब भी लक्ष्य जी गौरव जी, बस बीच में थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था, तो इसलिए हम प्रॉपर रेगुलर सेशन नहीं कर पाए। लेकिन अब उम्मीद है कि हम डेली करेंगे। और अब हमने कोशिश की कि अपने आप को भी अपडेट करें, अपग्रेड करें। और जी थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली क्या होता है, हर चीज़ का आजकल भेड़ चाल चल रही है। एक इतनी लंबी भेड़ चाल, मतलब सब लोग दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, कहाँ दौड़े जा रहे हैं, मतलब ये नहीं मालूम कि ये दौड़ की मंजिल क्या है। हमने सोचा थोड़े दिन ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं और कि कौन लोग कैसी दौड़ लगा रहे हैं, क्या रेस लग रही है। तो ऐसा लगता है कि तो एक रेस लगे जा रही है, हर चीज़ की एक रेस लग रही है, लेकिन बेमकसद बेमंजिल लोग दौड़ रहे हैं, समझ में नहीं आता। तो हमने सोचा चलिए दौड़ को चलने देते हैं थोड़ा दिन, और उसके बाद फिर देखते हैं। तो आप लोगों को हमारी याद आई, और बहुत सारे साथी लोग हमेशा याद करते थे, याद करते रहे, बड़ा अच्छा लगता है जब। और बहुत लोगों के मैसेज भी रेगुलर आते रहे, कमेंट भी आते रहे, सब लोग हमें याद करते रहे कि सर आप आइए। तो रियली अप्रिशिएट, आप सब लोग याद करते हैं, और सब हम भी आप लोगों को याद करते रहें, और आप लोगों का प्यार है, इसीलिए हम दोबारा से आप लोगों के बीच और जाएंगे तो कभी भी नहीं, हमेशा आप लोगों के बीच सेशन में रहेंगे। और बहुत अच्छा लगता है, डिस्कस करते हैं जब आर्ट की बातें करते हैं। और इस दौरान मैंने बहुत सारी कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, जो कि हमारे नई जनरेशन के जो आर्टिस्ट हैं, जो नए बच्चे हैं, उन लोगों को बहुत सारी चीज़ की नॉलेज अभी नहीं है। तो जब मैं बातें करता हूँ बच्चों से या नए साथियों से, आर्टिस्टों से। जी नमस्कार, नमस्कार अर्चना जी, नमस्कार आप सबको, नमस्कार ममता जी, नमस्कार सतीश जी, नमस्कार। तो जब बच्चे लोगों से बातें करते तो बड़ा
ताज्जुब होता है कि आजकल की जो हमारी एजुकेशन है वो कहाँ जा रही है, क्या एजुकेशन मिल रही है बच्चों को। मतलब एजुकेशन का स्तर इतना गिर चुका है कि मतलब मैं जब बच्चे लोगों से बातें करता हूँ तो बड़ा थोड़ा दुख होता है कि उन लोगों को क्या सिखाया जा रहा है। और मैं बीच में काफ़ी ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी इतनी बेसिक्स चीज़ें हैं। नमस्कार सर, राधे राधे, कुलवंत सर को नमस्कार, और सभी बड़ों को मेरा चरण स्पर्श, और साथियों को दिल से प्यार आपके भाई का। बहुत समय बाद आप लोगों को मैं सामने आया हूँ आज। नमस्कार रेनू जी। तो ये लगता है कि इतनी छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे नई जनरेशन के बच्चों को नहीं मालूम है, आर्टिस्टों को भी नहीं मालूम है। तो आज मैं कुछ उन्हीं चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। और सबसे पहले आजकल एक फेसबुक पर बहुत अच्छा लगता था जब हम पेंटिंग देखते थे। अब मैं बोल रहा हूँ देखते थे, पेंटिंग्स देखते थे। आप थोड़ा इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए। आजकल फेसबुक पर बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है हम आर्टिस्ट लोगों के लिए, बहुत अच्छा एक ज़रिया है अपना काम डिस्प्ले करने के लिए। लेकिन अब फेसबुक पर एक ऐसी बीमारी चल गई है जिसमें हम लोग पेंटिंग तो शेयर ही नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि पेंटिंग की जगह सिर्फ सर्टिफिकेट्स दिखाई दे रहे हैं। सब लोग सर्टिफिकेट मतलब बड़ा, बेशक महीने में एक पेंटिंग बनाओ, हफ्ते में बनाओ एक पेंटिंग, तो अच्छा लगता है कि हाँ कुछ पेंटिंग शेयर हो रही है। अब तो जिसे देखो मतलब डेली 5-5, 4-4 इतने ऑनलाइन एग्जीबिशंस हो रहे हैं और पेंटिंग्स की जगह सर्टिफिकेट डिस्प्ले हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई लोग होते ना, अपना एक बेटे की 8-10 शादियाँ कोई कर दे, या एक लड़की की कोई 8-10 शादियाँ कर दे। ऐसा लगता है कि हम अपनी एक पेंटिंग की इतनी सारी शादियाँ कर दें। मतलब एक ही पेंटिंग से हर जगह एक ही पेंटिंगें घूमती हैं उन लोगों की। तो सर्टिफिकेट, और उन सर्टिफिकेट्स का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। और आज मैं आपको एक थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक छोटी सी बेसिक बात बताऊंगा कि बहुत सी बार हम बहुत सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। मतलब यानी कि जो गलत है उसको गलत कहना ज़रूरी है। मेरे कभी परम मित्र हैं, और बहुत परम मित्र हैं मेरे। मैं अभी 2 दिन पहले पूरा दिन उनके पास था, तो मुझे उन्होंने समझाया कि प्रिंस भाई आप ना बुराई मत किया करो। मैंने बुराई कैसी? जो आप किसी की भी बुराई मत किया करो। मैंने समझा नहीं जी कैसी बुराई आप कह रहे हैं, कि किसी भी चीज़ को बुरा मत कहो। मैंने कहा कि भाई देखो, मैं एक टीचर भी रहा हूँ, एक आर्टिस्ट भी हूँ, और अपने बच्चों को, अपने छोटों को सही चीज़ की जानकारी देना, बुराई करना नहीं होता। मैंने अगर सामने 4 चीज़ें रखी हैं कि एक कप में जूस रखा है, एक कप में चाय रखी है, एक कप में दूध रखा है, और एक कप में आपका दवाई रखी है, और एक कप में पॉइज़न रखा है, तो आप जूस को जूस कहोगे ना, दूध को दूध कहोगे, दवा को दवा कहोगे, और पॉइज़न को क्या कहोगे आप? पॉइज़न को तो पॉइज़न ही बोलेंगे ना। अगर मैं पॉइज़न को कहूँगे वाह कितना प्यारा जूस है, तो उस पॉइज़न को पी के कितने लोगों की जान जाएगी। ये मेरा कर्तव्य बनता है, हम सभी का एक कर्तव्य बनता है। जी नमस्कार कृतिका जी, नमस्कार, कैसे हैं? तो सही चीज़ को सही कहना, गलत चीज़ को गलत कहना, बताना, ये हमारा मौलिक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। ये हमें सब लोगों को बताना जिम्मेदारी है। तो वो मेरे परम मित्र बोले अरे नहीं नहीं, आप किसी भी चीज़ की निंदा मत किया करो। मैंने भाई अगर सामने हम गाड़ी से जा रहे हैं, सामने गड्ढा है, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ड्राइवर को, बेटा सामने देख के चलाओ गड्ढा है। तो ऐसे बहुत सारे आजकल प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे आर्ट
फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो उनके बारे में बताना हमारी और हर शिक्षक की, हर माँ बाप की, हर पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बताएं कि बेटा ये सामने क्या रखा है, सामने रास्ता अच्छा है, गलत है, जहर है, नहीं जहर है, क्या चीज़ है। तो वही मैं करता हूँ। अगर मैं बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ों को जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है और आप लोग भी देखेंगे। अभी मैं एक बहुत अच्छी, कुछ दिनों पहले मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट कह लीजिए या हमारी अच्छी फ़ैन कह लीजिए, तो मैं ऐसी उनसे बात कर रहा था पेंटिंग के ऊपर, स्केचिंग के लिए बात कर रहे थे, पेंटिंग जो पेंसिल स्केच करते हैं। तो आजकल कुछ लोग 8B और 10B से डायरेक्ट स्केचिंग कर रहे हैं। चलिए, आप लोग एक्सपर्ट आदमी हो, बहुत अच्छी बात है, करो। अब कुछ लोग सीधे डायरेक्ट डिस्को डांस कर रहे हैं। तो इस बात से हमारे जो बिगिनर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, उनको गलत असर पड़ता है, वो उस गलत तरीके को अपनाते हैं। 10B और 8B से ही बेसिक स्केच कोई करेगा तो आप सोचिए क्या रिज़ल्ट, उसका आगे क्या आउटपुट जाएगा। नो डाउट आप जब एक बहुत एक्सपर्टीज़ हो जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, बहुत आप अच्छा काम कर लें, बहुत एक तजुर्बे के बाद, तो आप चारकोल से भी स्केच कर सकते हैं। लेकिन ये कौन डिसाइड करे कि जो मैं लाइव सेशन दे रहा हूँ या कोई भी जो मेरे साथी लोग लाइव सेशन दे रहे हैं या जो भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। अगर वो ऑथेंटिक नहीं है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, तो मुझे ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे जो सुनने वाले बच्चे हैं या जो और साथी लोग हैं, शायद वो गलत उन पर असर ना पड़ जाए। तो क्या होता है ना, जैसे एजुकेशन होती है, छोटे बच्चों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से सिखाया जाता ना, अल्फ़ाबेट, धीरे धीरे उसको वर्ड बनाएंगे, फिर वर्ड के बाद सेंटेंस बनाएंगे। और पहले दिन ही उनको हम ऐसे सुनाने लगे तो कोई कैसे समझेगा। किसी बच्चे को अगर डिस्को डांस करके दिखा दो तो वो कैसे डांस सीखेगा, उसको पहले स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। अगर म्यूजिक सिखा रहे तो सारे गामा पा सरगम सिखानी पड़ेगी। अब बिना सरगम के वो कैसे सीखेगा। तो आजकल बहुत सारे ऐसे साथी लोग और बहुत सारे ऐसे जो आर्ट सर्किल में लोग कर रहे हैं, तो उनसे ये विनती है कि वो बेसिक से स्टार्ट करें। कि बेसिक क्या होता है, अगर बिना बेसिक के आप डायरेक्ट उनको हम डिस्प्ले दिखाने लगे तो उससे उन पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, उनका बिल्कुल ही सिस्टम बिगड़ जाता है। तो मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, बच्चे से मतलब काफ़ी अच्छे समझदार बच्चे से बात कर रहा था कि बेटा ये आपने स्केच इतना डार्क डार्क काला काला कैसे बनाया, मतलब खाली लाइन ड्राइंग में। कि सर 10B और 8B। मैंने 10B 8B का क्या मतलब है, मैं आप 2B से कर लीजिए, वैसे तो कायदे में HB से करिए, स्टार्ट में बेसिक स्केच करना है, थोड़ा लाइट पेंसिल से कीजिए। तो मुझे बहुत एक यूनिक एंटीक मेरे को आंसर सुनने को मिला। उस बच्चे ने मुझे बताया कि सर आप समझे नहीं, पेंसिल का मतलब ये जो 10B की जो 8B की जो पेंसिल है ये इम्पोर्टेड पेंसिल है। जैसे एक आती है ना स्टेडलर कि इम्पोर्टेड पेंसिल है। मैंने बेटा इससे क्या होगा, मतलब इम्पोर्टेड से नहीं सर, ये जो पेंसिल है इसका पॉइंट बारीक है और जो इंडियन जो कैमलिन की है या अप्सरा जो भी है उसका पॉइंट मोटा होता है। मैंने कहा बेटा आप स्केच में HB क्यों नहीं यूज़ कर रहे, स्केचिंग कर रहे तो HB क्यों नहीं यूज़ कर रहे या 2B क्यों नहीं यूज़ कर रहे। नहीं सर 10B से ही हमने तो 10B से देखा है हमने। मैंने कहाँ देखा, वो बताया तो नहीं, लेकिन मैं समझ गया कि कहाँ देखा होगा। तो कुछ लोग सीधे सीधे 10B और 8B से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आप उसको बेसिक स्टेप से अगर बच्चों को दिखाएंगे, हम जो लाइव सेशन में जो भी काम कर रहे हैं तो उसको हम सिस्टमेटिक ढंग से सही बेसिक तरीके से दिखाएं। जैसे यूट्यूब पर भी वीडियोस जो होती हैं, यूट्यूब पे क्या होता है, बस स्टार्टिंग में दिखाते हैं और सीधा उसको फास्ट फॉरवर्ड करके सीधा दिखा देते हैं।
तो उस पेंसिल के ऊपर इतना मेरे को दुखद आंसर मिला कि सर ये इम्पोर्टेड पेंसिल है, 8B 10B इसका पॉइंट बारीक होता है और HB वाली का मोटा होता है। मैंने नहीं बेटा, मुझे इससे मतलब नहीं है पॉइंट मोटा बारीक। मैंने आप ये बताओ HB का क्या मतलब होता है, 10B का और 2B का क्या मतलब होता है। और मैं बहुत सारे बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जब हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी स्केच, सबसे पहली सीढ़ी आपकी स्केच है और स्केच बिना पेंसिल के नहीं होता। तो आप HB से काम कीजिए, HB से स्केच कीजिए, क्यों सीधे डायरेक्ट 10B और 8B से करते हैं। बहुत गलत प्रैक्टिस है ये। जब आप काम कर लेंगे HB से करो, और शेडिंग में भी HB यूज़ करते हैं। जो बिल्कुल लाइटर टोन है उसको HB से बनाइए। और हाँ, मैंने फिर बताया कि मैं बेटा एक ही चीज़ के अंदर आपको HB से भी शेड करना है, 2B से भी करना है, और 4B भी करना है, 6B भी करना है, 8B भी, अगर ज़रूरत पड़ती है तो 10B। मतलब जैसे मेरा भी फेस है, इसमें जो लाइटर टोन है मेरी, तो वो HB से बनेगी। अगर ज़रूरत पड़ती है थोड़ा और डार्कर तो 2B, और 2B से आगे ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा डार्कर ले लीजिए, थोड़ा और डार्कर ले लीजिए। अब ये नहीं कि आप खाली 8B से सारा काम करेंगे। उस बच्चे के साथ मेरे बात करने का एक्सपीरियंस बहुत पुअर था। मतलब बच्चे की मंशा, बच्चे की इच्छा बहुत सही थी, हमेशा बहुत डेडिकेटेड बच्चा है वो, लेकिन उसको नॉलेज गलत मिली। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि लोग जाने क्यों ये हम गलत लाइव सेशन बिल्कुल ना करें। तो मतलब स्केचिंग के लिए तो ये HB चाहिए ही चाहिए, HB और शेडिंग के अंदर भी। और फिर मैंने कहा बेटा HB 2B 4B 6B 8B 10B, ये सारी पेंसिल्स आप यूज़ कीजिए किसी भी एक पेंटिंग, मतलब स्केच को, ड्राइंग को शेडिंग करने के लिए। तो उस बच्चे का आंसर मिला कि सर क्या सभी लोग ऐसे ही करते हैं, ये आप मुझे ही बता रहे हो। मैंने बेटा ये तो वेरी पुअर आंसर है आपका। और फिर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि हमें होठ का जो कलर है और जो हमारे नोज़ का, स्किन का, या जो भी गाल का, थोड़ी का जो कलर है, उसमें कुछ फ़र्क है नहीं है। तो जो स्किन का कलर है वो HB 2B, जहाँ डार्क टोन है वहाँ 2B लगा लीजिए। अब लिप्स के कलर में थोड़ा 2B 4B चल सकता है, क्योंकि डार्क अगर लिपस्टिक लगाइए तो। और डार्क करना है, आईब्रोज और आईज के अंदर थोड़ा डार्क कर लीजिए। नमस्ते बेटा, नमस्ते प्रीति बेटा, कैसे हो। और जो बिल्कुल सिर के बाल हैं, अब ऐसी प्रैक्टिस में देखने को मिल रही है लाइव सेशंस में, पूरा 10B 8B से सारा खींच देते हैं। मतलब सिर के बाल में भी सीधा 10B, सिर के बालों के अंदर भी सारी पेंसिल चलती है, 2B 4B 6B 8B 10B। मतलब सीधा उसको काला करने से मतलब नहीं होता। HB 2B, मतलब हर जो बिल्कुल ब्लैक कलर भी है ना, उसके अंदर भी एक शेड आता है। क्योंकि अगर लाइट है, अभी जैसे मैंने लाइट ऑफ किया है, पहले थोड़ा लाइट ज़्यादा थी, अब लाइट ऑफ किया है, थोड़ा कम किया है, तो थोड़ा आपको ज़्यादा डार्कर टोन दिख रही होगी, पहले लाइटर टोन थी। तो HB का तो इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा ना सोचें कि HB हम क्यों यूज़ करें। एक सेकेंड, तो पेंसिल्स का हर कोई भी आप स्केच भी बना रहे हैं तो बेसिक स्केच में बेहद ज़रूरी है कि आप HB का इस्तेमाल करें। फिर
शेडिंग कर रहे हैं और पेंसिल के अंदर क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग। मैं अभी 2-3 दिन में कुछ बच्चों से डिस्कशन किया तो बड़े अच्छे अच्छे आंसर सुनने को मिले। बड़ा दुख होता है मतलब ऐसे आंसर सुनने को। क्या एजुकेशन दी जा रही है हमारे बच्चों को। पेंसिल के अंदर जो लेड होती है, जो सुरमा जिसको बोलते हैं, तो एक बच्चे ने अचानक बाई चांस उसके मुंह से निकला कि मैंने भी बेटा पेंसिल के अंदर क्या होता है, सर चारकोल। पेंसिल के अंदर चारकोल, ओ माय गॉड। मतलब ये आंसर सुन के मैं एकदम शॉक हो गया कि पेंसिल के अंदर चारकोल होता है। हाँ क्या ये, फिर मैंने बताओ क्या होता है, तो सर सुरमा। सुरमा मैंने उसको बोलते क्या हूँ, लेड। भाई चलिए मैं बता देता हूँ, हम सभी लोगों को ये मालूम होना चाहिए। और हाँ, जो भी आप अपना पेंटिंग आप डिस्प्ले करते हैं और पेंटिंग जब हम भेजते हैं कहीं पर, ये मैंने पहले भी बताया था कि हम लोगों में प्रोफेशनल अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है, प्रोफेशनल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिन महान, जैसे कि अभी आजकल चल रहा है, किसी को बुरे आदमी को बुरा कह दो तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए बुरे को भी महान कहना पड़ रहा है। जो ऐसे महान नॉलेज वाले अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, जी हाँ बिल्कुल HB की ही यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ लोग सीधे 10B 8B से काम कर ले रहे हैं, तो जो ठीक है एक्सपर्ट लोग हैं, लेकिन वो नए बच्चों को क्यों गलत इंप्रेशन दे रहे हैं। जी नमस्कार मैम, नमस्कार। शेडिंग के अंदर मतलब प्रॉपर HB 2B 4B 6B या जो भी इसके बीच के सीरीज है, धीरे धीरे सारी यूज़ करनी है। अब मैंने पूछा कि बेटा पेंसिल के अंदर क्या होता है, तो पता चला चारकोल। आई एम शॉकिंग, मैंने चारकोल कैसे हो सकता है पेंसिल के अंदर। में चारकोल पेंसिल अलग होती है, लेकिन ये HB और इसमें फिर जैसे कि हम लोग पेंटिंग कहीं भेजते हैं, अपनी पेंटिंग का इमेज भेजी जाती है, तो आर्टिस्टों से कहा जाता है अपनी पेंटिंग का डिटेल भेजिए। तो उस डिटेल के अंदर बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे वो मिलते हैं सुनने को कि आप साइज लिखने को, पेंटिंग का टाइटल पहले बहुत लोग डिसाइड नहीं कर पाते क्या टाइटल रखें। फिर टाइटल के बाद नंबर आता है उसका साइज एंड मीडियम। तो जो लोग पेंसिल वर्क किए होते हैं, जो पूरा पूरा पेंसिल ड्राइंग में काम करते हैं, तो जो एक्चुअल में जो प्रोफेशनली जो काम करने वाले लोग हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पेंसिल का जो वर्क है पूरा उसको क्या बोलते हैं। और जो बेचारे नए बच्चे हैं, हाँ शेडिंग के लिए बात कर रहा हूँ मैं। पहले HB से स्केच करने के बाद जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है फिर धीरे धीरे 2B कर सकते हैं, फिर 4B शेडिंग में जैसे ज़रूरत पड़ती है। मतलब स्केच तो HB से करना होता है। तो जैसे हम लोग पेंटिंग का जो अपना डिटेल लिखते हैं ना, तो बहुत सारे लोग लिख देते हैं पेंसिल ड्राइंग, लेकिन जो प्रोफेशनली बंदा होगा वो उसको कभी पेंसिल ड्राइंग नहीं लिखेगा। उसके अंदर होता है पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट, जो प्रोफेशनली लैंग्वेज है कि पहले टाइटल हो गया पेंटिंग का, फिर साइज हो गया, और साइज पर भी अभी हम डिस्कस करेंगे। और मीडियम जो होता है, तो ग्रेफाइट ऑन पेपर, ग्रेफाइट ऑन कैनवास। आपने ग्रेफाइट यूज़ किया है ना। अब पेंसिल तो कभी कभी पेन को ही बोला जाता है। और एक बार मैंने किसी से पूछा कि वो बॉल पेन ऑन कैनवास, बॉल पेन और वो, अरे भाई पेन एंड इंक बोलते हैं तरीका, जो प्रॉपर तरीका ये है। और अभी मैं कुछ बच्चों से जस्ट सेशन में आने से 10 मिनट पहले मैं डिस्कशन कर रहा था कुछ बच्चों से, और मैं नाम नहीं बताऊंगा उन बच्चों का, तो बड़ा अच्छा डिस्कशन चल रहा था। तो मैंने पूछा कि बेटा फिट क्या होता है, फिट और फुट क्या होता है।
बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन था बहुत, और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ गई उनके आंसर सुन के और बहुत देर तक हम लोग मुस्कुराए, हंसे। लेकिन वो आंसर मैं अब दूंगा कि जैसे मैं पूछ लेता हूँ कि बेटा 1 फुट में कितना होता है, मतलब फुट क्या होता है, बच्चों को फुट नहीं मालूम। मतलब फुट का मेजरमेंट, फुट की जो यूनिट है उसमें कितना इंचेस होती हैं, कितना, मतलब 60% बच्चे बेचारे ऐसे निकलेंगे जिनको फुट नहीं पता। मालूम है फुट किसको बोलते हैं? जो बच्चे बोलते हैं ना, जो छोटा वाला ज्योमेट्री, वो जो एक ज्योमेट्रिकल बॉक्स आता है छोटा सा, उसमें एक प्लास्टिक का स्केल होता है, उसको फुट बोलते हैं। सभी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे, दैट इज फुट। वो बोलते हैं सर ये फुटा है। मैंने यार फुटा नहीं है, इसमें इसका कितना, इसका बड़ा कितना होता है, कितना क्या है फुट मतलब? सर भाई यही होता है, अब पता नहीं क्या होता है। और मैंने पूछा एक एक फुट में कितने इंच होते हैं, 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 फुट में कितने होते हैं, या कितने डेसीमीटर होते हैं? तो बिल्कुल डब्बा गोल। तो जो ज्योमेट्रिकल बॉक्स के अंदर होता है वो 6 इंच का होता है। जी थैंक यू सो मच मौसमी मैम। मैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे लोग नहीं जानते, मैं एक बार उनको दोबारा से बता देता हूँ। जो ज्योमेट्रिकल बॉक्स के अंदर आपके प्लास्टिक वाला होता है छोटे साइज का, वो होता है आधा फीट, यानी कि 6 इंच का, ओनली 6 इंचेस। और फुट होता है जो 12 इंच का होता है। 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं और 30 सेंटीमीटर होते हैं। और देसी भाषा में मैं अगर बताऊं तो फुट वो होता है, आजकल के बच्चों का तो शायद वो तजुर्बा नहीं रहा होगा, हम लोगों का तो जो कहते हैं ना, जो लकड़ी वाला 12 इंच का जो 1 फुटा जिससे मार पड़ती थी हमारे गुरुजी के हाथ में ना, जब बेसिक उसमें जाते थे 5th क्लास तक, 5th क्या 8 9 तक भी होता था उनके जो हाथ में एक स्केल होता था लकड़ी वाला, जिससे मार पड़ती थी, उसको फुटा बोलते हैं। यानी कि जो 1 फुट होता है उसमें 12 इंच होते हैं, 30 सेंटीमीटर होते हैं। और अभी जो मेरा क्वेश्चन था कि फिट क्या होता है और फुट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फुट और फिट, FOOT, फुट, यानी कि 1 फुट। अभी जिन बच्चों से मैं डिस्कशन कर रहा था वो बच्चे ध्यान से सुन लें। 1 फुट यानी कि सिंगल पर्सन और बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल। एक वचन जो होगा उसको फुट बोलते हैं। 1 फुट, ओनली 1 फुट को फुट बोलते हैं। एक से ज्यादा जो होता है उसको फिट बोलते हैं, FEET, फिट। तो 1 फुट के अंदर 12 इंचेस होते हैं, 30 सेंटीमीटर होते हैं। ये बेसिक यूनिट है। और जब भी हम पेंटिंग्स कहीं भेजते हैं, नमस्कार कौशल मैम, नमस्कार, नमस्कार दुबे जी। तो जब भी हम कहीं पेंटिंग्स भेजते हैं अपनी, तो एक जो स्टैंडर्ड उसका प्रोसेस है, तरीका है, हमें मैक्सिमम सेंटीमीटर्स में भेजना चाहिए, क्योंकि सेंटीमीटर्स में बिल्कुल उसका माइन्यूटली मेजरमेंट हो जाता है। अब अगर किसी से कह दीजिए सेंटीमीटर में बताओ, लोग चक्कर खा जाते हैं कि जी हमें पता नहीं जी, ये कैनवस है, बस ये देख लीजिए 2x3 या 3x4, लेकिन उनसे सेंटीमीटर नहीं बनते। कितना, जब
उनको मालूम ही नहीं कि फुट कितना होता है, यानी कि 30 सेंटीमीटर का 1 फुट, 1 फुट जो होता है, और 12 इंची जो जिसको बोलते हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। मैम बिल्कुल बहुत अच्छा है, आप 12th क्लास तक ही अगर ये चीज़ें सीखने को मिल जाएं, लेकिन मैं जिन बच्चों की बातें कर रहा हूँ 2000 पोस्ट ग्रेजुएट, मैं पोस्ट ग्रेजुएट नेट क्वालिफाई बच्चों की बातें कर रहा हूँ, जो नेट क्वालिफाई हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लोग हैं। उन लोगों को फुट की यूनिट नहीं पता, कैसे वो लोग नेट क्वालिफाई निकाल जाते हैं, कैसे वो लोग एमए कर गए। तो सोचिए इस एजुकेशन का क्या स्तर है। तो फुट और फिट में अंतर पता चल गया होगा कि जो नेट क्वालिफाई हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बहुत पढ़े लिखे भी हैं, बहुत सारे कुछ लोग जॉब पर भी हैं, ये उन लोगों का मैं हाल बता रहा हूँ कि उन लोगों का ये कंडीशन है कि वो प्रॉपर यूनिट्स नहीं जानते मेज़रमेंट की। अब एक यूनिट मैं बताता हूँ, सूत। ये हिंदी की लोग हिंदी भाषा में यूज़ करते हैं, लेकिन जो भी थोड़े बहुत जो इंग्लिश पढ़े हुए हैं, ज़्यादा जो भी पढ़े हुए हैं, वो सूत बिल्कुल जानते ही नहीं है। कोई बताएगा सूत, गूगल पर भी डाल देंगे, गूगल पर नहीं मिलेगा। जो वरिष्ठ लोग हैं वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ कि कोई बच्चा बताएगा सूत क्या होता है, सूत का मेज़रमेंट क्या होता है। जब हम बेसिक मेज़रमेंट्स ही नहीं जानते तो हम पेंटिंग क्या खाक बनाएंगे। इस अंधकार में, इस धोखे में रहने से बिल्कुल बाहर निकल जाओ कि जब तुम्हें 1 फुट कितना होता है ये नहीं मालूम, 1 फुट में इंच कितने इंच होते हैं, और 1 फुट मतलब फिट क्या होता है, फुट क्या होता है ये नहीं मालूम। और आज मैंने कुछ, अगर हमने पूछ लिया इम्पीरियल साइज़ क्या होता है, हाफ इम्पीरियल क्या होता है, ऑक्टोवा क्या होता है, बहुत सारी ऐसी बेसिक वो वर्ड हैं नहीं मालूम है। तो पेंटिंग तो क्या खाक बनाओगे आप लोग। ये मेरे को मजबूरन कहना पड़ रहा है। अगर मैं ऐसे नहीं कहूँगा, गलत को गलत नहीं कहूँगा, तो वो सही कैसे होगा। अगर हम गलत चीज़ को भी कहेंगे वाह बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटा, तो बहुत अच्छा हो, तो अगर हम किसी गलत चीज़ को वाह वाह कर रहे हैं तो उसके पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पैरों पर ही नहीं, उसके सिर पर भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम सिर फोड़ रहे हैं उसका। और सूत की बात कर रहे थे, सूत क्या होता है। आपने स्केल देखा होगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, मतलब माफ़ी चाहूँगा, टचवुड, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको स्केल में ये नहीं मालूम है कि इंच किधर है, सेंटीमीटर किधर है। जी धन्यवाद, आपने सूत बताने का प्रयास किया, लेकिन मैं सूत की सही यूनिट बताऊंगा अभी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना, क्योंकि अब धागा कितना, धागे की मोटाई कितनी होगी, अब ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं मालूम है कि उनका जो सूत का क्या वो यूनिट है, कोई सूत है भी नहीं है, सूत सुना ही नहीं होगा। और जो इस अभी मैं स्केल शायद अगर मेरे पास मिल गया, वैसे स्केल का ज़रूरत कम ही पड़ता है मेरे को, क्योंकि अब ऊपर वाले की दुआ से ऐसी आदत पड़ गई है कि आँखों से ही पता चल जाता है कि इसकी ये इतना हाइट है, ये इतना ये है। जो स्केल के अंदर जो बड़ी वाली यूनिट होती हैं, जो 12 होती हैं वो इंचज़ होती हैं, जो 30 लिखी होती हैं वो सेंटीमीटर होती है छोटी वाली।
और इंच के अंदर जो डॉट होते हैं ना, 1 इंच के अंदर 8 डॉट होते हैं। जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं ना, 1 इंच के अंदर 8 लाइनें होती हैं, छोटी छोटी डॉट, वो होता है सूत। 8 सूत का 1 इंच होता है। जो इंच की यूनिट होती है, बिना मेजरमेंट के तो कुछ नहीं होता बंधु। कहाँ से कहाँ तक मेजर पेंटिंग बनाएंगे, कहाँ से कहाँ तक काम करेंगे। आपने एनाटॉमी भी बनानी है, उसका भी कोई मेजरमेंट होता है। आपने कैनवस बनाना, उसका फ्रेम करना है। जिस पेपर पे आप काम करो उसका पेपर का साइज भी पता होना चाहिए श्रीमान जी। जिसको बेसिक यूनिट ही नहीं मालूम है, बेसिक ही नॉलेज नहीं पता, वो क्या आगे भविष्य उसका होगा। अगर समझदार लोग गलत चीज़ का बढ़ावा करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, तो मैं ऐसे लोगों का बिल्कुल ही खंडन करता हूँ। क्यों गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो? पेंटिंग तो जब करोगे ना जब आपको बेसिक्स आएंगे। तो सूत का यूनिट पता चला होगा, 1 इंच में 8 सूत होते हैं। जो इंच का जो स्केल होता है उसके अंदर 8 डॉट्स होते हैं, जो छोटी लाइनें होती हैं। तो आधे इंच में 4 हो गए। तो ये बेसिक मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है। साइज़ का ज़रूर पता होना चाहिए। बिना साइज़ के, बिना नाप तोल के क्या कैसे बना लेंगे हम लोग। अब मीडियम की बात करते हैं, तो जो हम टाइटल पेंटिंग के लिए लिखेंगे, पेंटिंग का टाइटल लिखेंगे सबसे पहले, पेंटिंग का मीडियम लिखेंगे, किस मीडियम में काम किया गया है। तो वो पेंसिल में है, चारकोल में है, ऑयल में है या एक्रेलिक में, जिसमें भी है वो लिखेंगे। और उसके बाद फिर आप, जी थैंक यू सो मच अतुल जी, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत छोटी बच्चों का जो एक बेसिक डिस्कशन, कहीं हम लोग इसको डिस्कस नहीं करते, जबकि हमें छोटी छोटी बातों को ही डिस्कस करना ज़रूरी है। कहते हैं ना, स्मॉल थिंग्स मेक्स परफेक्ट। छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर ही एक परफेक्ट चीज़ बनती है। बट परफेक्शन इज ए नॉट स्मॉल थिंग। स्मॉल थिंग्स मेक्स परफेक्शन। छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही परफेक्शन बनाती हैं। लेकिन परफेक्शन एक छोटी चीज़ नहीं होती। अभी आप एक शर्ट पहनते हैं, शर्ट के अंदर बटन का कोई इतना वैल्यू नहीं माना जाता, लेकिन बटन अगर आधा सेंटीमीटर भी ऊंचा नीचा हो जाए, कितना, आधा सेंटीमीटर भी अगर बटन ऊंचा नीचा हो जाए, तो आपका शर्ट का जो शेप है, जो उसका जो लुक है, वो बिगड़ जाएगा। और आपके जो शर्ट में जो बटन जिसमें लगते हैं, जिसको काज बोलते हैं, जो काज होल बोलते हैं, अगर वो कोई छोटा बड़ा हो जाए तो आप शर्ट पहन नहीं पाओगे। यानी कि हर चीज़ के इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है। तो बिना नाप तोल के, बिना मेज़रमेंट के कैसे काम करेंगे। आधा सेंटीमीटर भी बटन ऊपर नीचे हो जाए तो कैसे शर्ट पहन लेंगे। अगर आप पैंट पहन रहे हैं, पैंट में भी पहले बटन होते थे, पैंट में चैन होती है। अगर आधा सेंटीमीटर तो बहुत बड़ी बात हो गई। जो मैंने अभी इंच का जो आपको यूनिट बताया ना, सूत, 8 सूत मिलके 1 इंच बनता है। अगर एक सूत बराबर भी चैन ऊंची नीची होगी ना, तो आपका चैन नहीं लगेगा, चैन का लॉक टूट जाएगा। तो मेज़रमेंट का तो बहुत वैल्यू है, इतना ज़रूरी है। और किसी और टॉपिक पर भी अगर आप लोग डिस्कस करना चाहें तो बेहद आपका स्वागत है, हम ज़रूर करेंगे। तो ये तो बहुत छोटी सी थी। अभी मैं जी थैंक यू सो मच बिमिता मैम। और जैसे कि हम मीडियम्स के बारे में बात करते हैं,
बहुत सारे बच्चों को, चलिए आज मैं मीडियम बताता हूँ। मीडियम क्या होता है? और मैं एक सवाल देता हूँ, प्लास्टिक आर्ट, ये प्लास्टिक आर्ट क्या होती है? कितने लोगों ने प्लास्टिक आर्ट की है? कितने लोग जानते हैं कि प्लास्टिक आर्ट क्या है? व्हाट इज प्लास्टिक आर्ट? कोई साथी प्लास्टिक आर्ट के बारे में बताएगा? मुझे अच्छा लगेगा, मतलब कुछ बताएं थोड़ा अच्छा। आकाश जी, अरुण जी, आप बताएं प्लास्टिक। नमस्कार अलका जी, कैसे हैं? काफ़ी समय बाद, और अच्छा लगा आप लोग भी, सभी लोग आए। प्लास्टिक आर्ट क्या होती है? व्हाट इज़ प्लास्टिक आर्ट? मूर्ति कला को। और कोई बताएं प्लास्टिक आर्ट क्या होती है? किसी ने देखा है प्लास्टिक आर्ट को? किसी ने करा है कभी? किसी ने यूज़ किया है प्लास्टिक आर्ट? व्हाट इज़ प्लास्टिक आर्ट? और मैं बहुत रेयर आपको आंसर दूंगा, बहुत एंटीक आंसर मिलेगा आपको, बिल्कुल डिफरेंट आंसर मिलेगा। प्लास्टिक आर्ट बहुत कम लोगों ने देखी होगी, और अक्सर ये सवाल आपके गवर्नमेंट इंटरव्यूज़ में भी आ जाता है, अगर बशर्ते कि इंटरव्यू लेने वाला नॉलेज रखता है उस चीज़ की, और आपके यूजीसी नेट में भी आता है। और मैं अभी कुछ इस तरह का भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि जो लोग नेट का, यूजीसी का भी अगर तैयारी करेंगे तो हम उनका भी सेशंस स्टार्ट करेंगे। प्लास्टिक आर्ट के बारे में और कोई साथी बताए, और कोई भाई बहन कोई बताएं प्लास्टिक आर्ट क्या होती है? व्हाट इज प्लास्टिक आर्ट? प्लास्टिक तो आप सभी समझते होंगे, प्लास्टिक तो देखी भी होगी। और थैंक यू सो मच अलका मैम, आपने बताने का प्रयास किया, हिम्मत की। और अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती तो उसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, अच्छी बात है कि हमें नहीं पता, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं। हम चाहे गलत बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, लेकिन तभी तो हमें मालूम चलेगा। और प्लास्टिक आर्ट के बारे में मैं चाहता हूँ कि कम से कम मतलब 4 लोग और आंसर दें, शायद उस आंसर के आसपास पहुँच पाए। प्लीज़ अरुण, आकाश, आप लोग भी बताइए प्लास्टिक आर्ट क्या होती है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा प्लीज़ बताइए, मेरे को अच्छा लगेगा। क्योंकि जब तक आप लोग प्रयास नहीं करेंगे। जी जी जी, थैंक यू मैम, आपने आंसर दिया प्रगति मैम, लेकिन अभी हम सही आंसर के करीब नहीं पहुंचे हैं। अक्सर हम स्कल्पचर के आसपास ही घूमेंगे इस आंसर के लिए। और कोई बताएं? आकाश, मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी प्लीज़ आंसर दीजिए, चाहे जो भी दीजिए, आंसर ज़रूर दीजिए। व्हाट इज प्लास्टिक आर्ट? आकाश, अरुण और जो भी मेरे साथी देख रहे हैं, प्लास्टिक आर्ट के बारे में बताएं क्या प्लास्टिक आर्ट होती है। और मैं जब आपको आंसर दूंगा, उस आंसर के बाद फिर आगे का आंसर आप खुद देंगे, क्योंकि जब आप लोग आंसर देंगे तभी, मतलब थोड़ा इंतज़ार करने के बाद उसका एक आंसर मिलेगा तो एक अलग ही मज़ा आता है। कहते हैं ना, थोड़ा प्रयास करना। 3D आर्ट जी, थैंक यू सो मच प्रीतम जी, आपने रिप्लाई देने का कोशिश किया, लेकिन अभी हम उस आंसर के करीब नहीं हैं। और कोई साथी मेरे बताएं प्लास्टिक आर्ट क्या होती है? कम से कम 2-4 आंसर और मिल जाएं। नमस्कार हेमा जी, नमस्कार, कैसे हैं? भावहीन आर्ट,
ये तो अब बिल्कुल एक अलग ट्रैक पर आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है आप लोग, क्योंकि हमें घबराना नहीं है, हमें शर्माना नहीं है, आंसर देना है, तभी तो हमें सीखने को मिलेगा। गलती करके तो हम सीखेंगे। अगर हम चुप रहेंगे, हम नहीं बोलेंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा कि हम सही बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब अक्सर क्या होता है, करता जा रहा हूँ, बोलता जाता था आगे, सब लोग कहते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ में आ गया, लेकिन मेरे को वापस आके पूछना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैंने कुछ लोगों से पूछा, अब मैंने भी 2 महीने सेशन सुनने के बाद भी आपको ये नहीं मालूम। एब्स्ट्रैक्शन, आपने आंसर दिया, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन अभी एब्स्ट्रैक्शन भी उसके करीब नहीं है। प्लास्टिक आर्ट, और मैं आज का एक बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है, जिसे कहते हैं ना, पूछता है सारा भारत, व्हाट इज प्लास्टिक आर्ट। जी अरुण जी, धन्यवाद। अरुण जी, आकाश जी, नहीं कोई, बहुत अच्छा है, आपने सब लोगों ने आंसर देने का कोशिश कर। कई बार क्या होता है ना कि हम उसके आसपास ही घूम रहे होते हैं, और आप सब लोग उसके आसपास ही घूम रहे हैं। जी मोनिका मैम, थैंक यू सो मच, आपने आंसर दिया और काफ़ी उसके करीब आते जा रहे हैं हम लोग, उस आंसर के करीब आते जा रहे हैं, लेकिन अभी सही आंसर तक हम लोग नहीं पहुँचे। प्लास्टिक आर्ट, और मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि सब लोग आंसर दे रहे हैं, और कहते हैं ना, आकाश जी, अरुण जी बताइए, पूछता है सारा भारत, हमारे सारे कलाकारों का परिवार है, हम सब लोग पूछ रहे हैं व्हाट इज़ प्लास्टिक आर्ट। जी प्रकाश जी, आपने काफ़ी डिटेल में आंसर दिया है। प्लास्टिक आर्ट आर आर्ट फॉर्म्स विच इन्वॉल्व फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ प्लास्टिक मीडियम बाय मोल्डिंग। आपका पहली लाइन तो बहुत अच्छा लिखा था आपने, और लेकिन अगली लाइन में आते ही फिर थोड़ा गड़बड़ हो गया। प्लास्टिक आर्ट आर आर्ट फॉर्म्स विच इन्वॉल्व फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ ए प्लास्टिक मीडियम बाय मॉडलिंग molding or modeling, such as sculpture, ceramic, less often the term may be used broadly for all visual arts। चलिए मैं और इसको डिटेल में देखता हूँ क्या लिखा है आपने, काफ़ी अच्छा लिखा है। should not be confused the terms either with fit has been used to mean certain synthetic organic resin ever since they were invented, but term plastic art long precede them. The term should not be confused। आपने काफ़ी डिटेल में बताया, लेकिन बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। और कोई बताना चाहेगा प्लास्टिक आर्ट के बारे में? और मैं सर से, कुलवंत सर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कुछ प्रकाश डालें प्लास्टिक आर्ट के बारे में, आपका भी आंसर। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू आनंद जी। कुलवंत सर, एक आंसर आपसे भी है, मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ प्रकाश डालें, फिर हम उसका कंक्लूज़न बताएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है। प्लास्टिक आर्ट, एक वर्ड कुलवंत सर आपसे भी,
जी थैंक यू। वेलकम ललित जी, वेलकम हरीश जी। तो एक और मैं आंसर कुलवंत सर से मैं चाहता हूं कि कुलवंत सर आप एक आंसर हमें बताकर आज का आशीर्वाद हमें दें अपना, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। प्लास्टिक आर्ट क्या है? बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए सभी साथियों ने। जी जी, मैं तो इसी इंतज़ार में था कि कोई सही आंसर निकल के आए, लेकिन अभी कुछ आंसर आए उसके नज़दीक, कुछ करीब आकर निकल गए। कहते हैं ना, कुछ यहाँ तक आते 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 बाजू से निकल गए। मुझे लगा कि हाँ शायद ये बिल्कुल करीब आ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल बाजू से करीब आकर निकल गया। और कोई आंसर देना चाहेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, और नहीं तो फिर अब हमारा आंसर आने ही वाला है। व्हाट इज प्लास्टिक आर्ट? चलिए मैं दे देता हूँ अब आंसर, काफ़ी इंतज़ार हो गया। तो जो हम पेंटिंग हम जो करते हैं, आपके ही आंसर का इंतज़ार था। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आंसर। फंडामेंटल ऑफ आर्ट। तो साथियों, जो भी हम पेंटिंग बना रहे हैं, स्केच बना रहे हैं, जो भी हम आर्ट कर रहे हैं, यानी कि ड्राइंग, पेंटिंग, जो परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूज़िक, ये वो नहीं, जो भी हमारी चित्रकला है, पेंटिंग से रिलेटेड, ये पीछे स्केच है या पीछे कलर है, जो भी आप काम कर रहे हैं, ये प्लास्टिक आर्ट है, जिसको हम विजुअल आर्ट बोलते हैं। चित्रकला, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ये ही प्लास्टिक आर्ट है। अब कहिए ये प्लास्टिक आर्ट कैसे हो गया? इसमें तो प्लास्टिक भी नहीं है, इसमें प्लास्टिक नहीं है ना। तो लेकिन अब आपने पेंसिल से जो स्केच बनाया वो भी प्लास्टिक आर्ट के अंदर आता है। ऑयल कलर, वाटर कलर, कोई सा भी कलर मीडियम, चारकोल पेंसिल, ग्रेफाइट, जो भी आप कलर पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, और आपका क्रेयंस यूज़ कर रहे हैं, ड्राई पेस्टल यूज़ कर रहे हैं, ऑयल पेस्टल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी दुनिया भर का कोई सा भी कलर, जो भी आप ड्राइंग बना रहे हैं, पेंसिल से बना रहे हैं, या पीछे जो ड्राइंग लग रही है, जो भी आप काम कर रहे हैं, ये सब प्लास्टिक आर्ट है। प्लास्टिक आर्ट का अब मैं मतलब बताता हूँ। प्लास्टिक का मतलब क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं प्लास्टिक। जैसे कि कुछ लोगों ने प्लास्टिक का डेफिनेशन बताया कि प्लास्टिक क्या होती है, कि प्लास्टिक ऐसे ऐसे होती है। अब मैं बताता हूँ, प्लास्टिक और इलास्टिक दो चीज़ें होती हैं। एक होती है इलास्टिक, जैसे आपने देखा होगा कपड़ों में, लोअर में, टी शर्ट में, जो प्लास्टिक इलास्टिक होती है ना, इलास्टिक को खींचो वापस आ जाती है, खींचो वापस आ जाती है, इसको कहते हैं इलास्टिक। ये होगी इलास्टिसिटी। एक होती है प्लास्टिक, उसको जिस फॉर्म में आप ढाल दोगे वो उसी फॉर्म में स्थिर हो जाती है। जिस फॉर्म में आप उसको ढालोगे, यानी कि जैसे प्लास्टिक को आपने मेल्ट किया, पिघलाया, और जब वो ठंडी हो गया वो बन गई, तो ठंडी हो गया वो उसी जगह फिक्स हो गई। तो जो भी हम पेंसिल से स्केच करते हैं, तो प्लास्टिक एक शेप को फॉर्म कर दिया, चाहे वो पेंसिल से किया, चाहे वो किसी भी मीडियम, किसी भी कलर में किया, चारकोल में किया, ऑयल में किया, वाटर में, किसी भी कलर में किया, तो आपने उसको प्लास्टिक की जो होती है ना, उसकी जो शेप बना देते हैं, निर्धारित कर देते हैं, वो उस जगह फिक्स हो जाती है। तो हम कैनवस पे, पेपर पे जो भी हम काम कर रहे हैं वो फिक्स हो गया ना। बहुत सी जगह इसके सवाल आते हैं कि प्लास्टिक आर्ट, विजुअल आर्ट की जगह पूछ लेते हैं प्लास्टिक आर्ट, व्हाट इज प्लास्टिक आर्ट। तो जो भी हमारे विजुअल आर्ट है, यानी कि चित्रकला, ड्राइंग, पेंटिंग, जो भी हम पेंटिंग कर रहे हैं, स्कल्पचर कर रहे हैं, स्कल्पचर में भी यही होता है। आपने गीली मिट्टी बनाई, गीली मिट्टी को बना के कुछ शेप दे दी और वो सूख के फिक्स हो गई। तो ये प्लास्टिक का एक गुण होता है, क्वालिटी होती है प्लास्टिक की,
वो सूखने के बाद फिक्स हो जाती है। तो पेंसिल से आपने कोई ड्राइंग बनाई, उसकी एक शेप बना दी, तो वो उस जगह फिक्स हो गई ना। तो प्लास्टिक का मतलब होता है एक फॉर्म के अंदर स्थिर हो जाना। तो जो हमारी ड्राइंग है, ये जो भी ड्राइंग है, आप ये देख लीजिए, ये भी जो कलर पहले लिक्विड थे ना, ये कलर मैंने इसको एक शेप दे दी, अब ये शेप बदलेगी नहीं, ये शेप फिक्स हो गई, तो ये प्लास्टिक आर्ट है। सभी तरह की आर्ट जो है हमारी, सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूज़िक, डांस, परफॉर्मिंग और गायन, इनको छोड़कर, और जो लिटरेचर, इसको छोड़कर जितनी भी हमारी ड्राइंग, पेंटिंग है, ये सब प्लास्टिक आर्ट है। और बहुत सिंपल सा वर्ड है, लेकिन बहुत, जी थैंक यू सो मच प्रकाश जी। अब आप लोग इसको कहीं पढ़िएगा, कुछ किताबों में भी मिल जाता है, तो बहुत सारे बच्चे लोग पढ़ के भी कंफ्यूज हो जाते हैं प्लास्टिक आर्ट क्या है। सबको समझ में आए ना प्लास्टिक आर्ट? तो हम मीडियम्स के बारे में भी बातें करेंगे। चलिए जाते आते एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं, मीडियम क्या होता है, व्हाट इज़ मीडियम। हम लिखते हैं ना ऑयल मीडियम, एक्रेलिक मीडियम, ये मीडियम क्या होता है? मीडियम तो सभी लोग जानते होंगे, पक्का 200% साथी लोग जानते होंगे मीडियम क्या होता है। तो कोई बताएगा मीडियम? 2-3 आंसर। ये चारकोल जो होता है ना, चारकोल से जो भी बनाते हैं, अब चारकोल भी मैं डिटेल में बताऊंगा कि चारकोल का प्रोसेस क्या होता है, चारकोल को चारकोल क्यों कहते हैं। चारकोल का मैं पूरा डिस्कस करूंगा, डिटेल में बताऊंगा। एक चारकोल जली हुई लकड़ी होती है, चारकोल की पेंसिल भी आती है वैसे तो, चारकोल एक जली हुई लकड़ी होती है जो उसको राख बनने से पहले बुझा दिया जाता है। जैसे कोयला होता है ना, कोयले जैसे एक लकड़ी जली हुई होती है जिससे हम काम करते हैं, वो चारकोल होती है। लेकिन कौन सी लकड़ी होती है और किस तरह से उसको बनाया जाता है, चारकोल ही क्यों बोलते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा कल वाले सेशन में। तो मीडियम के बारे में मैं बात कर रहा था। कोई मीडियम तो सभी जानते होंगे, बताइए कोई बच्चा मीडियम, कोई साथी मीडियम के बारे में, पेंटिंग का मीडियम क्या है, व्हाट इज़ मीडियम, क्या मीडियम है। चलिए ऑयल पेंटिंग की बात करते हैं हम लोग, ऑयल मीडियम क्या है। और ऑयल मीडियम में बहुत हंसी वाले आंसर भी मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों से मैं बात, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चों से बातें करना, और कुछ बच्चे अभी सुन के हंस भी रहे होंगे, और मैं बहुत इंटरेस्ट लेके बात करता हूँ बच्चों के साथ। और जब मैं बातें करता हूँ, बातों बातों में पता भी नहीं चलता कि मैं पूरा उनका स्कैन कर लेता हूँ, उनका माइंड जो है, कि उन बच्चों को कितना, और जो चीज़ नहीं पता होती फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि बेटा ये चीज़ ऐसे होती है। पहले मैं उनको अच्छे से खंगालता हूँ कि मीडियम क्या है। चलिए मीडियम बताएं, मीडियम क्या होता है। ऑयल मीडियम, ऑयल कलर के अंदर 2 ऑयल का यूज़ होता है, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे 2 कलर का यूज़ होता है ऑयल कलर में, लिंसीड ऑयल और तारपीन। लिंसीड ऑयल और तारपीन, और जैसा कि अक्सर लोग 50-50 उसको मिला लेते हैं, बराबर बराबर मिला लेते हैं, बराबर बराबर मात्रा में मिला के एक मीट उसका एक ऑयल तैयार हो जाता है, आधा लिंसीड ऑयल और आधा तारपीन। तारपीन का ऑयल मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि तारपीन का ऑयल नहीं होता, दैट इज़ ओनली तारपीन। तो हाँ बिल्कुल सही आंसर, मैं आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो गया, सवाल ही पूरा हो गया। थैंक यू सो मच प्रसाद जी।
तो जिस मीडियम से डिज़ोल्व करते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं हम जो कलर को, वो मीडियम होता है। और लिंसीड ऑयल और तारपीन का जो हम उसमें मिक्सर बनाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं हम चमक के लिए लगाते हैं तेल, तो वो चमक के लिए एक आंसर होता है कि शाइनिंग के लिए लगाते हैं। ऑयल पेंटिंग करके भी बोलते हैं कि शाइनिंग के लिए क्या लगाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रगति मैम, थैंक यू, बहुत सही आंसर दिया आपने। क्योंकि जो ऑयल पेंट आपके बने होते हैं बाइंडिंग के लिए होते हैं, लेकिन लिंसीड ऑयल ही क्यों? ऑयल पेंटिंग में जो मीडियम होता है लिंसीड ऑयल होता है, नहीं तो तारपीन भी मिलाते हैं, तारपीन मीडियम नहीं होगा उसका। तारपीन इसलिए यूज़ करते हैं कि तारपीन से जल्दी सूखता है, थोड़ा जल्दी सुखाना तो तारपीन यूज़ कर लेते हैं। लेकिन तेल तो दोनों मिलाए जाते हैं, तारपीन और लिंसीड, तो तारपीन मीडियम होगा या लिंसीड मीडियम होगा उसका। चलिए डिस्कस करते हैं इस पर भी। लिंसीड ऑयल ऑयल पेंटिंग का मीडियम है, क्योंकि हाँ वाटर कलर भी बताएंगे, वाटर कलर में, पोस्टर में, टेम्परा सभी बताएंगे अभी। तो लिंसीड ऑयल जो होता है, लिंसीड ऑयल ही मीडियम क्यों है ऑयल पेंटिंग का? क्योंकि जो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स को जिस माध्यम के द्वारा मिक्स करके जो मिक्सचर बनाया जाता है, जो पिगमेंट्स पाउडर शेप में होता है, पाउडर शेप में पिगमेंट लेकर उसमें लिंसीड ऑयल डालकर एक पेस्ट बनाया जाता है, तब वो आपका ऑयल कलर बनता है। आप खुद भी बना सकते हैं, सूखा पिगमेंट्स आते हैं पाउडर शेप में आते हैं, आप उसको बाइंड करने के लिए, हाँ कायदे में तो ब्रश को ही साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं तारपीन जो है, लेकिन कुछ लोगों को जल्दी सुखाने के लिए थोड़ा मिला लेते हैं, लेकिन बहुत ना के बराबर मिलाएं तो ज़्यादा बेटर है। अपने आप में लिंसीड ही काफ़ी होता है, लेकिन कुछ लोग, बहुत सारे बच्चों को ये बताया जाता है कि आपको आधा तारपीन मिलाना है, आधा वो मिलाना है। ब्रश को साफ़ करने के लिए तारपीन मिलाते हैं, यूज़ करते हैं। तो लिंसीड ऑयल मिलाकर ही पिगमेंट्स को ऑयल पेंट बनाया जाता है। तो जब सूखा पाउडर की शेप में जो पिगमेंट्स होते हैं उसमें लिंसीड ऑयल मिलाकर उसका पेस्ट बनाते हैं मशीनों से, आप अपने आप वैसे भी बना सकते हैं, तो आपका पेंट तैयार हो जाएगा ऑयल पेंट, और बहुत अच्छा उसका बाइंडर का काम करता है लिंसीड जो है, जो अलसी का तेल होता है। अब हम इसको मीडियम इसीलिए कहते हैं कि पिगमेंट में लिंसीड ऑयल मिलाकर ही वो बनाया गया। अब सपोज़ कीजिए हमें उसको पतला करना है, तो पतला करने के लिए कोई और ऑयल मिलाएंगे तो उसमें नहीं मिलेगा ना। जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने दूध की खीर बनाई है और खीर गाढ़ी हो गई, तो खीर का मीडियम क्या हुआ? चावल, चीनी और इन सब चीज़ों को मिक्स करने के लिए क्या चीज़ मिलाई हमने? दूध। तो खीर का मीडियम क्या था? दूध। ऐसी ऑयल पेंटिंग का मीडियम क्या हुआ? ऑयल पेंट्स का मीडियम क्या हुआ आपका? लिंसीड ऑयल। तो खीर अगर गाढ़ी हो जाती है तो उसको पतला करने के लिए क्या मिलाएंगे? दूध मिलाएंगे ना। तो दूध, क्योंकि वो दूध मिलके ही बनाई गई थी, पानी मिलाएंगे तो बेकार हो जाएगी। दूध मिलाकर ही उसको थोड़ा पतला करते हैं, क्योंकि दूध का मीडियम है खीर बनाना, मतलब खीर का मीडियम दूध है। अब उसको पतला करने के लिए दूध ही मिलाया जाता है। इसी तरह से शाइनिंग तो ऑयल पेंट में अपने आप ही होती है, क्योंकि ऑयल है तो अपने आप शाइनिंग होगी। और जब हमने लिंसीड ऑयल में पिगमेंट्स को मिलाकर काम किया है, पेस्ट बनाया है, तो उसको पतला करने के लिए, जो घोलने के लिए, पेस्ट डाइल्यूट करने के लिए जो काम करते हैं, तो उसमें हम
लिंसीड ऑयल, अलसी का तेल ही मिलाएंगे। तो ये इसका मीडियम है क्योंकि उसी से वो बनाया गया है। अब एक ऑप्शन और आता है, हाँ जी, लिंसीड से एक ऑप्शन और आता है कि लिंसीड की जगह सरसों का तेल क्यों नहीं, कोई सरसों का तेल भी मिला सकता है। अगर लिंसीड ऑयल का ऑप्शन क्या है, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, एक ऑयल लिंसीड की जगह सब्स्टिट्यूट है। अगर सपोज कीजिए बाई चांस आपके पास लिंसीड ऑयल नहीं है, तब आप कौन सा ऑयल मिलाएंगे? एक ऑयल है जो उसकी जगह यूज़ किया जा सकता है और लिंसीड ऑयल का सब्स्टिट्यूट है। शायद लिंसीड से महंगा होगा, वो महंगा आता है, लेकिन वो उसकी इंटेंसिटी, उसकी बाइंडिंग पावर सेम लिंसीड के जितनी है। तो वो कौन सा ऑयल होता है? चलिए मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि नॉर्मली बच्चे लोग जाते हैं बाज़ार से, ऑयल पेंट दे दो भैया, इसका लिंसीड ऑयल जो भी ऑयल होता है वो दे दो। तो अखरोट का तेल जो होता है वो लिंसीड ऑयल का सब्स्टिट्यूट है। पेंटिंग करने में अगर आपके पास लिंसीड ऑयल नहीं है बाय चांस, तो आप अखरोट का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं सेम, और लिंसीड ऑयल से बेटर आपका रिजल्ट आएगा। और जो पहले के जो यूरोपियन आर्टिस्ट होते थे, तो लिंसीड ऑयल के साथ साथ कहीं कहीं बहुत सारे लोगों ने अखरोट का ऑयल भी यूज़ किया। तो अखरोट का ऑयल जो है वो लिंसीड का सब्स्टिट्यूट है। तो अखरोट का तेल और प्लास्टिक आर्ट दोनों कुछ एंटीक सवाल थे, एंटीक आंसर थे। तो बताइएगा कैसा लगा फीडबैक। और बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के बीच आया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं अपनी फैमिली के बीच बैठ के बातें कर रहा हूँ। वी आर ऑल आर आर्टिस्ट फैमिली, और हमेशा हमें हेल्दी डिस्कशंस करने चाहिए। सारे डिस्कशन आर्ट के ऊपर ही होते हैं। तो हाँ, चलिए मैं जाते जाते एक और बात बताता हूँ। हाँ, मिलता है, अखरोट का तेल मिलता है। जो बोलते हैं ना, अत्तार की शॉप होती है जहाँ पे धूप बत्ती, अगरबत्ती, इत्र मिलता है, वहाँ मिलता है अखरोट का तेल, वहाँ मिल जाएगा। जो देसी दवाई वाले लोग होते हैं वहाँ मिल जाएगा। तो फंगस लगती नहीं है वैसे तो, अगर आप कुछ सावधानी बरतेंगे तो फंगस लगेगी ही नहीं। फंगस लगती क्यों है, ये बहुत अच्छा आपने आंसर सवाल पूछा है। मैं अभी कुछ दिन पहले भी इसका आपको बताया था आंसर, फंगस क्यों लगती है। टचवुड, आज तक मेरी किसी भी पेंटिंग में आई थिंक लगभग 20 साल से पेंटिंग किया है मैंने, 20 साल हो गए होंगे पेंटिंग करते हुए, मेरे आज तक एक भी पेंटिंग में फंगस नहीं लगी। फंगस लगती क्यों है, इसका अगर आंसर आपको मिल जाएगा तो फिर आपकी पेंटिंग में कभी भी फंगस नहीं लगेगी। और आप लोगों ने देखा होगा, कभी एक्रेलिक पेंटिंग में फंगस लगी है क्या? किसी की एक्रेलिक पेंटिंग में फंगस लगी है? कभी भी एक्रेलिक पेंटिंग में फंगस नहीं लगती। जी, मेरा भी मन कर रहा काफ़ी दिन से थोड़ा हाथों को मिट्टी में यूज़ करूं। आपने अच्छा किया। तो स्कल्पचर में काम करेंगे किसी दिन, जल्दी करूंगा। अब आपने कहा है तो मैं कल या परसों किसी सेशन में स्कल्पचर पे करता हूं। तो कभी आपने पेंसिल ड्राइंग में, पेंसिल स्केच में, चारकोल में या एक्रेलिक में, वाटर कलर में फंगस लगते हुए देखी है? कभी नहीं लगी होगी। ऑयल पेंटिंग में फंगस क्यों लगती है? ऑयल पेंटिंग में फंगस जो लगती है, चलिए मैं बता देता हूँ इन शॉर्ट। हमारे वातावरण में हमारा जितना भी वायुमंडल है, या जो अभी जैसे मैं रूम में, स्टूडियो में बैठा हूँ, रूम में बैठा हूँ, कहीं भी बैठा हूँ, तो जहाँ हवा रहती है तो हवा में धूल कण होते हैं, बहुत बारीक बारीक धूल के कण होते हैं जो अभी नॉर्मली हमको नहीं दिखाई देते। रात में धूल के कण कम होते हैं,
ना के बराबर होती है जब हवा चलती है। आप दिन में कभी देखिए, जब कमरे में से किसी छोटे से रोशनदान से या छोटी सी झिर्री से कोई जब धूप आती है ना, उसके अंदर देखिए धूल के कण कितने होते हैं, बहुत कण होते हैं। तो जब भी आप ऑयल पेंटिंग करें, ऑयल पेंटिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जिस कमरे में आप पेंटिंग कर रहे हैं उस कमरे में धूल नहीं आनी चाहिए। वो कमरा गेट बंद हो उसका। आप सोचें ताज़ा हवा आएगी, क्योंकि ऑयल पेंटिंग को सूखने में लगता है टाइम, वो लंबा टाइम लगता है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, एक्रेलिक में कभी नहीं लगती फंगस, क्योंकि एक्रेलिक जल्दी सूख जाता है, हाथ क्या सूख जाता है। ऑयल पेंटिंग को सूखने में लगता टाइम, कभी कभी 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता भर ऐसे टाइम लग जाता है। तो जब हम पेंटिंग कर रहे होते हैं तो पेंटिंग करते समय बाहर से हवा आ रही है, धूल आ रही है, तो हवा में धूल होती है ही, जो हमें नॉर्मल आँखों को नहीं दिखती। जो बारीक छेद में से जो धूल रोशनी आ रही है उसमें हमें धूल दिखती है। तो वो धूल जब आती है गीले कलर में चिपक जाती है, जो भी धूल मिट्टी होती है, और वो उन कलर्स के अंदर सेट हो गई। उस धूल मिट्टी के अंदर धूल के कण होते हैं, उसके अंदर बैक्टीरियाज भी होते हैं। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे उसमें कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं धूल मिट्टी के कणों में। तो वही फंगल, एक ये बैक्टीरिया होता है, फंगस जो होता है, फंगस को आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ये एक बैक्टीरिया होता है, ये मूव करता है। तो आप पेंटिंग में देखेंगे बैक्टीरिया जम जाता है, क्योंकि पेंटिंग सूखी नहीं और वो धूल मिट्टी उस पर जम गई। तो सबसे बेहद ज़रूरी है, जब आप पेंटिंग जिस कमरे में कर रहे हैं उस पेंटिंग में झाड़ू नहीं लगनी चाहिए। पहले जितना झाड़ना झाड़ लीजिए, धूल मिट्टी साफ कर लीजिए। जब आप पेंटिंग करें तो बिल्कुल भी धूल मिट्टी ना आए। और पहली बात, जब आप ब्रश को धो रहे हैं, ब्रश का धोने का भी बहुत ज़रूरी है। आप तारपीन ऑयल में ब्रश को धोइए, गंदा नहीं होगा, पानी में टच नहीं हो, क्योंकि हमने गंदा संदा ब्रश यूज़ करा। ब्रश के अंदर भी अगर धूल मिट्टी, पेंटिंग करने से पहले ब्रशेस को भी धो लीजिए। अगर ब्रश के अंदर भी धूल मिट्टी है तो वो किसी तरह से पेंट में जम गई, वो लास्ट मोमेंट तक भी जमी रह जाती, सूख के अंदर हो गया तो कुछ टाइम बाद वो बैक्टीरिया जम जाते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। पहले थोड़े होते हैं, वो धीरे धीरे डेवलप होकर फंगस बन जाती है। तो जब हम पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग जब तक भी पेंटिंग आपकी नहीं सूख रही है, भले वो 1 महीने तक नहीं सूख रही, उस कमरे में आपको झाड़ू नहीं लगानी है। अंदर जूते चप्पल पहन के नहीं आने हैं, जूते चप्पल बाहर रखिए। अगर सफाई करनी है तो गीले पोछे से धीरे धीरे, धूल जरा भी नहीं उड़नी चाहिए। जहाँ धूल मिट्टी उड़ी आपकी पेंटिंग में डेफिनेटली फंगस आएगा। और मेरी पेंटिंग में आज तक एक भी पेंटिंग में 20 साल शायद हो गए, ज़्यादा ही हो गए होंगे, एक भी पेंटिंग में फंगस नहीं आया। तो जो भी ये धूल मिट्टी के कण होते हैं, इनसे आप जितना पेंटिंग को बचाएंगे फंगल से बचे रहेंगे। और जो लगी हुई फंगस है उसको भी साफ़ करने का तरीका बताएंगे, कल नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। और वाटर कलर पे डिस्कस करेंगे, चारकोल पे डिस्कस करेंगे। तो जब तक आप ऑयल पेंटिंग बना रहे हैं, आप धूल मिट्टी से बचा के काम करें। अपने ब्रशेस को टर्पेंटाइन ऑयल से पहले साफ़ करने के बाद उसमें कोई भी धूल मिट्टी का कण रहेगा और वो ऑयल पेंटिंग यूज़ करते टाइम उसके अंदर अगर वो बैठ गया तो आगे चल के जब मॉइस्चर आएगा, पानी के संपर्क में आएगा वो आपका धूल मिट्टी का कण, तो डेफिनेटली उसमें फंगस बनेगी। फंगल इन्फेक्शन जो होता है ना, फंगस तभी बनती है, मॉइस्चर और वो मिलकर धूल मिट्टी, तभी फंगस बनती है। एक्रेलिक कलर में कभी फंगस नहीं बनती, क्योंकि एक्रेलिक कलर हाथ के हाथ सूख जाता है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपकी पेंटिंग में कभी भी अब फंगस नहीं लगेगी। थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार मैम, थैंक्स फॉर ब्लेसिंग्स। आज काफ़ी दिनों बाद आया हूँ मैं भी, आप भी काफ़ी समय बाद दिखाई दिए। तो साथियों, कल चारकोल पर डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसी छोटी छोटी बेसिक चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज हमने सेंटीमीटर की बात की, सेंटीमीटर की यूनिट की बात हम करेंगे और क्यों ज़रूरत है इन चीज़ों की, नाप तोल की, मेज़रमेंट्स की, इंच की, सेंटीमीटर की, स्केल की क्यों ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। जैसा कि आज मेरे किसी एक साथी भाई ने कहा था कि पेंटिंग करने के लिए नाप तोल की क्या ज़रूरत है। अरे मेरे भाई लोग,
मेरे बुद्धिजीवी भाई, अगर नाप तोल की ज़रूरत नहीं होगी ना तो आप ढंग से कपड़ा भी नहीं पहन पाओगे। शर्ट भी आपकी नाप तोल अगर सही नहीं होगी तो आप नहीं पहन पाओगे। आपका जूता, चप्पल, मोज़ा, बॉडी पे कुछ भी आप पहनते हो, अगर नाप तोल नहीं होगा, मेज़रमेंट सेंटीमीटर क्या, डेसीमीटर क्या, मिलीमीटर क्या, हर यूनिट के अंदर नपता है हर चीज़ों का। अगर नाप तोल नहीं होगी तो हमारी ये आँखों का जो कॉन्टैक्ट लेंस, ये जो गॉगल्स हम पहन रहे हैं, जो भी आई साइड का चश्मा पहन रहे हैं, ये तक भी नहीं लगा पाएंगे। कितना वैल्यू है। तो मैं उन अपने बंधु भाई से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया करके इस सोच को डेवलप ना करें, बदलें कि हमें मेज़रमेंट का लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। मेज़रमेंट ना हो तो हमारे लिए हफ्ता नहीं होगा, वीक नहीं होगा, दिन नहीं होगा, 24 घंटे की घड़ी नहीं होगी, कोई स्कूल सही टाइम से नहीं खुलेगा। क्या बिना मेज़रमेंट के हमें दूध मिल जाएगा? बिना मेज़रमेंट के हमें घी मिल जाएगा? मेज़रमेंट नहीं होगा आपका घर कैसे बनेगा? मेज़रमेंट नहीं होगा आपका छत कैसे बनेगा? बिना मेज़रमेंट कुछ भी नहीं होता बंधु। अगर मेज़रमेंट नहीं होगा तो हमारी डिग्री फर्स्ट कैसे आएगी, डिवीज़न कैसे बनेगी? हर चीज़ में मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है। मेज़रमेंट सही नहीं होगा तो हमारा खाना कैसे बनेगा? तो साथियों, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद मुझे अच्छा लग रहा बात करके। और चलिए जाते जाते मैं एक छोटी सी और एक आपको कहावत बताता हूँ कि हमारे शरीर को भगवान ने जो बनाया है, ईश्वर ने, बहुत ही स्पेशल कलाकारी है हम लोग ईश्वर की। लेकिन हमारी बॉडी का हर पार्ट, मैंने अभी ये कहीं सुना था, किसी एक महान व्यक्ति का व्यक्तित्व है जो कथन है जो मैंने सुना था, हमारे बॉडी का हर पार्ट, यानी कि स्किन से निकलने वाला पसीना वो भी बदबू देता है। हमारे मुंह से निकलने वाला लार्वा या लार बाहर निकलने के बाद कुछ समय बाद वो भी स्मेल देती है, यानी कि बदबू। म्यूकस वो बदबू देता, आँख में से निकलने वाली गंदगी वो बदबू देती है। हम मुंह में से सांस बाहर छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो बदबू देती है। मतलब हमारे शरीर से जो भी चीज़ निकलती है वो बदबू देती है। तो हमारे बॉडी का जो भी रिप्रोडक्शन है, शरीर से हमारे जो भी पसीना, मैल, ये वो, सांस की जगह जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लार निकलती है, नोज़ में से निकलता है, आँख में से जो भी निकलता, कान में से मैल निकलता है, जो भी चीज़ें और भी निकलती हैं, जो भी दैनिक क्रिया के अंदर निकलती हैं, वो सभी चीज़ें बदबू देती हैं। लेकिन सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जो कि बदबू नहीं देती, बशर्ते कि हम उसे सही से इस्तेमाल करें। ये हमें जीवन में हमेशा याद रखना है कि हमें जीवन में अच्छा बनने के लिए, कामयाबी पाने के लिए सिर्फ उस चीज़ का ध्यान रखें। तो बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जो बदबू नहीं देती? शरीर का प्रत्येक अंग से निकला हुआ स्राव वो सब बदबू देता है। सिर्फ हमारी जो जुबान है, हमारी जो वाणी है, सिर्फ ये बदबू नहीं देती। अगर हम इसको जितना चाहें, हम निकलने के बाद ये बदबू नहीं देती। अगर हम इसको कड़वा चाहेंगे तो जहर ज़रूर घोल देती है। बाकी बॉडी का हर पार्ट में से स्मेल आएगी। तो हमें अपनी वाणी को अच्छे से प्रयोग करना चाहिए, मधुरता के साथ प्रयोग करना चाहिए। तो हमें कामयाबी के लिए अपनी वाणी को ही मिठास के साथ प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ हमारी वाणी के अंदर बदबू नहीं होती जी। पीला पेंट वाइट बल्ब में करना चाहिए और या पीला बल्ब में। देखिए, अगर आप पीली रोशनी में पेंटिंग करेंगे तो आपको कलर डिफरेंट दिखाई देंगे। इसलिए ट्यूबलाइट की आप पेंट लाइट में कीजिए, एलईडी की रोशनी में काम कीजिए,
वाइट रोशनी में काम कीजिए तो आपको एक्चुअल कलर दिखाई देंगे। अगर पीले रोशनी में काम करेंगे तो आपको कलर डिफरेंट दिखाई देंगे। और सबसे जो नेचुरल लाइट होती है सूरज की लाइट होती है, लेकिन सूरज की लाइट एकदम प्योर एलईडी होती है। तो आप वाइट रोशनी में काम करेंगे तो आपको एक्चुअल कलर दिखाई देंगे जो नेचुरल कलर होते हैं। आप पीली रोशनी में काम करेंगे तो आपका कलर का टोन डिफरेंट होगा, कलर का शेड अलग दिखाई देगा, वो सही नहीं दिखाई देगा। तो काफ़ी समय हुआ साथियों, धन्यवाद। अभी हमें इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं। और सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच। आप सब ने इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। और जो भी आपको कुछ और जानकारी लेनी हो या कोई भी आपका फीडबैक हो, प्लीज़ कमेंट में फीडबैक दीजिएगा। और हो सके तो एक बार सभी लोग हमारी इस आज की वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशंस और साथी लोगों तक भी पहुंच पाए और सभी लोग जुड़ पाएँ। सिर्फ हमें किसी से कोई अर्निंग का कोई वो नहीं है, सिर्फ और लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो एक बार सभी लोग शेयर कीजिएगा, जो भी लोग देख रहे हैं, तो अच्छा लगेगा। सब अपनी अपनी टाइमलाइन पर शेयर कीजिए, या जहाँ भी शेयर कर सकते हैं कहीं ग्रुप में कीजिए, तो ज़्यादा लोग अच्छी चीज़ों से जुड़ेंगे। तो सबको नमस्कार। और जाने अनजाने हमारी वाणी से कहीं कोई गलती हुई हो, क्योंकि मैं सब्जेक्ट के लिए इमोशनल होता हूँ, बहुत इमोशनल स्ट्रिक्ट हूँ सब्जेक्ट में। अगर कोई गलत बात सामने आती है तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं तुरंत उसको, यानी कि मैं पॉइज़न को पॉइज़न ही बोलता हूँ, मैं पॉइज़न को कभी भी मिठाई नहीं बोलता। थैंक यू वात्सल्य जी, आपने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए। तो जी कल 11 बजे ही आएंगे। मैं पहले 11 बजे ही अक्सर आता था, क्योंकि 11 बजे मैं इसलिए आता हूँ, 11 बजे सभी लोग अपना काम से फ्री हो जाते हैं। मैक्सिमम लोग अपने घर के कामों से, खाने पीने से, और अधिकतर बहनें, माताएं, सभी लोग, बच्चियां हैं जो घर के कामों में बिजी रहती हैं। 9-10 बजे सब लोग बहुत बिजी रहते हैं, तो 11 बजे तक सभी लोग एकदम फ्री मिलते हैं काम से। तो 11 बजे हम लोग सेशन पे आएंगे। कुलवंत सर को नमस्कार और सभी को नमस्कार, गुड नाइट। कल मिलते हैं 11 बजे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। नमस्कार दिशा मैम।